कम्मो, कम्मो, अरे क्या हुआ? अरे कुछ बोल तो सही। देख हमारे पिरान निकले जा रहे हैं, कुछ बोल। अरे का कहत रहे शाम, कब नो आवेगा महेश? अरे कुछ बता ना। कम्मो का हाल देख, घुटनों के दर्द की मारी बूढ़ी सास ने पास में रखा चश्मा चढ़ाया, लट्ठी उठाई और चारपाई से उतरकर लट्ठी टेकती कम्मो तक पहुंच उसे झकझोरने लगी। लेकिन कम्मो तो जड़ बनी थी। बहू का ये हाल देख सास के सब्र का बांध टूटता जा रहा था और उसने और अधिक जोर से बहू को झकझोरना शुरू कर दिया। फिर बहू के हाथ से मोबाइल लेकर देखा, बत्ती जल रही थी, मतलब मोबाइल ऑन था। कान के पास लगाया, हेलो शाम, शाम। लेकिन बत्ती अचानक बुझ गई थी। बूढ़ी की आवाज सुन जैसे कॉल काट दी गई थी। बूढ़ी को शायद कुछ समझ आ गया था। ओ मैया रे! बूढ़ी के मुंह से एक हाय सी निकली और हथेली में मोबाइल दबाकर पेट को दूसरी हथेली से दबाकर बैठ गई। किसी अनहोनी की आशंका से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। 5 बरस की कम्मो की बिटिया लाडली माँ और दादी को बड़े ध्यान से देख रही थी। फटी हुई फ्रॉक का ठुक्का मुंह में दबाए माँ के पास पहुंची और उसके कंधे पर झूलती मचलती हुई बोली, अम्मा कब आएंगे पिताजी? बहुत सारी चॉकलेट लावेंगे ना? मैंने तो सबको बता दिया है कि पिताजी हर बरस की तरह इस बरस भी सबके वास्ते चॉकलेट लेके आ रहे हैं। बताना अम्मा कब लो आवेंगे पिताजी? लाडली कम्मो के सामने मचलने लगी तो कम्मो ने शून्य दृष्टि से बेटी को निहारते हुए धड़ाक एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दी। बेटी माँ के ऊपर से उतर गई और अपना गाल सहलाती हुई चुपचाप एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। प्रश्नवाचक दृष्टि से बारी बारी से कभी माँ और कभी दादी को देख रही थी, मानो जानना चाह रही थी कि आखिर मैंने किया क्या है जो इतने जोर का थप्पड़ मुझे रसीद किया। कुछ देर ऐसे ही दोनों को देखती रही, फिर धीरे से उठकर माँ और दादी के पास आई और दोनों के गालों पर प्यार से अपनी छोटी छोटी हथेलियां घुमाने लगी। ओ मैया रे! क्या करें अब, कहाँ जाएं? पड़ोस के 2-3 घरों से दिल दहला देने वाला चित्कार सुनाई पड़ना शुरू हो गया। कम्मो ने धीरे से लाडली को अपनी गोद में बैठा लिया, दूसरे हाथ से सास का सर सहलाना शुरू कर दिया और उसी तरह सूनी आंखों से किन्हीं ख्यालों में खो गई। 7 बरस पहले भी आकर आई थी इस घर में, माँ के घर भी और यहाँ भी। मर्द लोग बड़े शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते थे, औरतें गांव में बड़े घरों में कुछ पीसने पिसाने का, पानी भरने का काम कर दिया करती थी। फसल की बुआई कटाई के वक्त सारे मजदूर शहर से वापस लौट आते थे और खेतीहर लोगों के खेतों में जाकर फसल बोने काटने का काम करते थे। काम के बदले में इन्हें कुछ पीसे और कुछ नाज मिल जाया करता था, जिससे इन्हें काफी सहारा मिला करता था। ये दिन इन लोगों के लिए जैसे खुशी के दिन हुआ करते थे। मर्द लोग अपने घरों पर जो होते थे अपनी बीवी बच्चों के साथ, औरतों आदमियों की हंसी ठिठोली और बच्चों की धमा चौकड़ी से सारा गांव जैसे मस्त हो रहता था। जेबों का ध्यान रखते हुए तरह तरह के पकवान इन दिनों घरों में बनते रहते थे। फसल का काम हो जाने पर वापस शहर लौट जाते थे और मेहनत मजदूरी करके अगले बरस गांव आने का इंतजार करने लगते थे। 2 बरस पीछे लाडली आ गई थी गोद में। प्यार से बच्ची का नाम लाडली ही रख दिया था। इस बार तो पति पत्नी ने योजना बनाई थी कि फसल की कटाई के बाद जब महेश शहर लौटेगा तो कम्मो और लाडली भी उसके साथ जाएंगी।
वहां जाकर लाडली को किसी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। यहाँ गांव में तो माहौल बहुत बुरा है। बिटिया को इस माहौल से दूर ले जाना है। और परदेश में रहेंगे तो कुछ मॉडर्न भी बन जाएंगे ना। लाडली के स्कूल जाने के बाद कम्मो भी लोगों के घरों का साफ सफाई का काम पकड़ लेगी। दोनों मिलकर कमाएंगे तो थोड़ा पैसा भी बचा लेंगे। अब कल को लाडली का ब्याह भी तो करना है। लेकिन अम्मा का क्या होगा? अरे हमारी फिक्र ना करो, हमें बस फसल के बखत आके मिल जाया करना और कुछ पैसे भेजते रहा करना। यहाँ सभी तो है हमारी देखभाल की खातर। अरे तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम दोनों परदेश जरूर जाओ, माँ ने कहा था। है ना कितनी मजेदार। इन लोगों के लिए बड़ा शहर ही परदेश था। कितनी छोटी सी दुनिया थी इन लोगों की, और कितनी छोटी छोटी आशाएं और जरूरतें। यादों को थोड़ा रोककर कम्मो ने अपनी सास और बिटिया की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो अब क्या होगा। पड़ोस के घरों से आ रही रुदन की आवाजों को सुना और सर दीवार से टिका लिया। एक लंबी सांस ली और यादों का काफिला फिर से चल निकला। 10 मई की टिकट बुक कराई थी महेश ने गांव वापसी की। तभी मरा पता न कहां से कोरोना आ गया। गुसाई जी के लोग बता रहे थे चीन से आया था। जब चीन से आ रहा था तो रोका क्यों नहीं? अब तो बस महेश के आने का इंतजार था। फोन पर कहा था उन्होंने, हम बस 11 मई की रात को पहुंच जाएंगे। लाडली और उसके बंदरों के वास्ते चॉकलेट और खिलौने ला रहे, बता दीजो ओका। और हाँ, ओका वास्ते अच्छे अच्छे कपड़न भी लाए रहे हैं। वो हमारी मैम साहब है ना, बहुत ही अच्छी हैं। अपनी बिटिया के पुराने सारे कपड़े और खिलौने हम लोगों के बच्चन के वास्ते गिफ्ट में दे दिए। खुशी से महेश बोल रहा था। और हमारे वास्ते? खुशी से इठलाते हुए कम्मो ने पूछा। अरे तोहार वास्ते तो हम आए रहे हैं ना, हंसते हुए महेश बोला। और साथ में लाए रहे हैं तोहार वास्ते साड़ियां, चूड़ियां, सिंदूर की डिबिया, अम्मा के वास्ते धोती और मूठ वाली लट्ठी। अब घुटनों के दर्द की वजह से लट्ठी से चलती है तो सोचा मूठ वाली ही ले आते हैं। और अम्मा के दर्द का तेल ले लिया? कम्मो ने पूछा। अरे हाँ हाँ ले लिए थे, हंसते हुए महेश ने जवाब दिया। देखना, तेल लगाते ही अम्मा क्या घोड़े की तड़ियों दौड़ने लगेगी। और दोनों पति पत्नी ठठाकर हंस पड़े थे। हम जानत हैं कम्मो, तू लाल साड़ी, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल सिंदूर और काले मंगलसूत्र में बिल्कुल हाल की ब्याई लगेगी। भाव विभोर हो महेश बोल रहा था और कम्मो इधर शर्माकर से घुरती जा रही थी। अच्छा सुनो, बीच में रोकते हुए कम्मो बोली। सुना है ये बीमारी बड़ी जल्दी दूसरों से लगे है, संभल के रहियो हुआ। हाँ हाँ, तुम कोनो फिक्र ना करो। अच्छा सुनो तो, तुम लौट आइयो तो यहाँ उतनी आमदनी थोड़े होगी। अरे पगली, बाद में आवेंगे ना परदेश, जब तक ठीक हो जाइए। और सुन, यहाँ तो हम बस मजदूरन है ना, दिहाड़ी मजदूर। जोन चाहे हमें दुत्कार दे, जोन चाहे माँ बहन की हमें सुनाई दे, कोनो इज्जत थोड़े ही यहाँ। पर क्या करी है, तुम सबकी खातर और इस पेट की खातर काम तो करना ही पड़ोगो। पर इतने ये कोरोना है, इतने तो अपने घर गांव में इज्जत से 4 दिन गुजार ले। और फिर पगली, अपने गांव में तो इज्जत से मरना भी भला लगेगो। पति के स्वर का दर्द कम्मो समझ गई थी और आज जमीन पर घुटनों में सर दिए पति के उसी दर्द को महसूस कर रही थी। बात हो गई तो सास ने चश्मे के पीछे से देखते हुए मुस्कुरा के पूछ ही लिया था, महेश का फोन रहा? क्या कहत है, कब आ रहा है? 11 को अम्मा। बोल तो गई पर आवाज रुक गई थी। अच्छी बात है, अब की वो जावेगा तो तुम दोनों भी साथ चली जाना। पैसा कमाना, लाडली को पढ़ाना लिखाना, हमारी चिंता फिक्र को ना करना। यहाँ सब बड़े भले जन हैं, देखो ना कितना ख्याल रखते हैं हम सबका। और फिर फसल के बखत तो आ ही जाओगे।
पर अब की बात गोद भरा के आइयो। अब लाडली के वास्ते भाई मिल जावे तो मैं आराम से मरूं, तुम्हारा परिवार पूरा हो जाएगा। और एक संतोष की सांस लेकर चारपाई में धस गई थी। सास के दूसरे बच्चे की बात सुन कम लाज और खुशी से अपने आप में सिमट कर बैठ रही थी। मेहनत मजूरी करते थे, दूसरों के पुराने कपड़ों और दूसरों की पुरानी चीजों पर गुजारा करते थे, पर फिर भी शान से रहते थे। मेहनत की शान, मजूरी की शान, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते थे। लाडली को भूख लगी थी, माँ को हिला रही थी। बड़े मुश्किल से अपने जड़ बन चुके शरीर को उठाया और छीके पे रखी सूखी रोटी पर पानी और नमक चिपड़ कर चुपचाप बेटी के हाथ में थमा दिया। सास की ओर देखा, उसका सर सहलाया और दोनों सास बहू एक दूसरे को सूनी आंखों से निहारती बैठी रही। यादें फिर से चालू हो चुकी थी। हाँ लाडली के पापा, कैसे हो तुम? सेहत तो ठीक है ना तुहार? परसों दिन में महेश का फोन आया था तो फोन उठाते ही सबसे पहले कम्मो ने यही प्रश्न किया था। हाँ हम ठीक हैं, बस हम 4-5 दिन में पहुंच जाएंगे। पर तुहार टिकट तो 10 मई की है ना? पति के आने से मन ही मन खुश होती कम्मो ने पूछा। हाँ थी तो 10 मई की, पर हिया सारी फैक्ट्रियां सरकार ने बंद कर दी हैं। अब कोनो कामकाज तो है ना, रेले भी बंद हैं, न जाने कब तक खुलेगा। हुआ घर गांव पहुंचकर कसमकस फसल का ही काम देख लेंगे। कुछ नाच कुछ पीसा तो हो जाएगा, जब यहाँ खुलेगा तब लौट आवेंगे। और या बेर तो तू भी आवेगी हमारे साथ हमारी रानी, प्यार से महेश बोला और फोन काट दिया। काम काज ठप हो जाने का सुनकर दोनों सास बहू परेशान तो हो गई थी, पर महेश की बातों से आश्वस्त भी थी कि इतने ये कोरोना का चक्कर चल रहा है, इतने अपने घर में रहेगा, बाद में कम्मो और लाडली को लेकर वापस लौट जाएगा। एक खुशहाल भविष्य की आशा में दोनों ने दिन में ही न जाने कितने सपने बुन डाले थे। रात को फिर से आया महेश का फोन। सुनो, हम सभी ही यहाँ से चल पड़े हैं। पर कैसन? ट्रेन तो बंद है, फिर कैसे? कम्मो ने पूछा। हम सब पैदल आ रहे। पैदल? इतनी दूर? एक का कहा था लाडो के पापा, कैसे करोगे? वैसे ही जैसे सब कर रहे, बस यूं समझ ले 4 से 5 दिन में हम सब ही पहुंच जाएंगे। लाडो को और अम्मा को बता दीजो। और बात पूरी हो गई थी। तभी अब ये शाम का फोन। क्या है ये सब? नहीं, ये नहीं हो सकता। चीख पड़ी कम्मो, ऐसे कि दहल उठी उसकी सास और बेटी उसकी चीख सुनकर। पर क्या कर सकती थी, हर घर का यही हाल था। कम से कम 10 लोग इसी गांव के थे जो शहर से एक साथ निकले थे गांव के लिए। रात हो गई तो सोचा यही रास्ते में रुक जाते हैं, पर कहाँ, यहाँ तो दूर दूर तक कोई बस्ती का ना आता ना पता। जंगल में रात को सो गए तो कोई सांप बिच्छू डस सकता है। चलो यहाँ रेल की पटरियों का तकिया बनाकर सो जाते हैं, रात में कौन ट्रेन आवेगी, और आ भी गई तो उसकी आवाज से आंख अपने आप खुल जाएगी, कम से कम सांप बिच्छू से तो बच जाएंगे। पर 8-10 घंटे से चलते चलते थककर इतना चूर हो चुके थे कि नहीं सुनाई दी मालगाड़ी की सीटी। और एक झटके के साथ जब ट्रेन रुकी तो सामान में बीवी का सदा सौभाग्य का प्रमाण, उसकी मांग का सिंदूर, माथे की लाल बिंदी, हाथों की लाल चूड़ियां, मेम साहब की दी हुई पुरानी लाल साड़ी और सोम बाजार से 10 रुपल्ली में खरीदा मंगलसूत्र, लाडली के चॉकलेट और कपड़े जो मालिकों की बीवियों ने दया करके दिए थे, माँ की ऊंट वाली लठ और दरद के तेल की शीशी जो मंगल बाजार से सस्ते में खरीद ली थी। और इन्हें निर्जीव आंखों से निहारता टुकड़ों में बिखरा
और वहां घर गांव में घुटनों में सर दिए जमीन पर पसरी बीवी, सूने में ताकती बुढ़ी आंखें और पिता के आने की बाट जोहती।